का हमारे खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हम कोशिश करते हैं कि देश दुनिया का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम दिन भर में घटित हो रहा है उस पर कुछ बात की जाए, विस्तार से उस विषय को समझने की चेष्टा की जाए। कई बार बड़ी दिक्कत हो जाती है। दिक्कत इस रूप में हो जाती है कि कई विषय सामने आ जाते हैं, तय करना मुश्किल हो जाता है कि किस पर बात करें। आज भी वैसा ही उलझन भरा दिन है। आसपास इतना कुछ घटित हो रहा है कि तय करना मुश्किल हो रहा है कि किस पर बात करें। देश के संदर्भ में बात करें तो देश में एनडीए की सरकार है, संसद का सत्र चल रहा है और उस संसद में एक विधेयक आने की चर्चा है। वक्फ बोर्ड के संदर्भ में पुनर्गठन को लेकर व्यापक संशोधनों के साथ मोदी सरकार या एनडीए सरकार नया विधेयक लाने की तैयारी में है। उम्मीद तो यही थी कि आज ही वह विधेयक संसद में पेश हो जाएगा, पर आज हुआ नहीं है। पर एक दो दिन में उसके पेश होने की उम्मीद है। उसको लेकर पिछले 2 दिन से गहमागहमी चल रही है कि यह वस्तुतः सुधार के लिए है या किन्हीं को सुधारने के लिए है। पर कुल मिलाकर यह पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है, सत्ता पलट गई है। शेख हसीना भाग गई हैं, भागकर भारत में आ गई हैं। बात करने की जरूरत है। जिसने हमारे देश पर 200 साल से ज्यादा राज किया, अर्थात ग्रेट ब्रिटेन, वहां पर अशांति का माहौल है। सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। इस पर भी बात करने की जरूरत है। लेकिन तय हमने ये किया कि दुनिया के संदर्भ में बात बाद में कर लेंगे, पहले घर के अंदर की बात कर लें। तो इसी के तहत आज का हमारा विषय है वक्फ में बदलाव, सियासी तनाव। संदर्भ यह है कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, अर्थात अंग्रेजों की हुकूमत थी, उस समय 1923 में एक अधिनियम लेकर आए थे अंग्रेज, जो वक्फ की बुनियाद थी। मद्रास के संदर्भ में बंदोबस्त को लेकर यह वक्फ अधिनियम अस्तित्व में आया था। काफी विरोध हुआ तो वो हिंदू अधिनियम में तब्दील हो गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो उस दौरान पलायन दोनों देशों के बीच, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तरीके से हुआ। कई मुसलमान भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियां भारत में रह गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। उन संपत्तियों की देखरेख को ध्यान में रखते हुए एक बोर्ड का गठन किया गया, जिसे वक्फ बोर्ड के रूप में देश में जाना जाता है। केंद्रीय स्तर पर भी हुआ और राज्यों के स्तर पर भी हुआ। इसके तहत उम्मीद ये कही कि जो संपत्तियां लावारिस सी रह गई है, उन संपत्तियों का प्रबंधन यह बोर्ड करेगा और मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए इन संपत्तियों का प्रबंधन किया जाएगा। जब बाबरी ढांचे का ध्वंस हुआ तो उस समय पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया और संशोधन के तहत इस वक्फ बोर्ड को काफी अधिकार प्राप्त हो गए। जब मनमोहन सिंह की सरकार अस्तित्व में थी तो अपने आखिरी दौर में मनमोहन सिंह ने कुछ और सुधार कर दिए और जिसके संदर्भ में एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार दे दिए गए। इस कदर अधिकार दे दिए गए कि वक्फ को यह अधिकार दे दिया गया कि वो जिस चाहे संपत्ति पर अपना हक जता सकता है, अर्थात ये बता सकता है कि ये तो वक्फ की संपत्ति है। और जिस जमीन को या संपत्ति को वक्फ अपनी संपत्ति बता रहा है, उसका कोई और मालिकाना हक की दावेदारी कर रहा है, तो उसे यह साबित करना है कि यह संपत्ति वक्फ की नहीं है, अन्यथा वक्फ ने कह दिया तो मान लिया गया। अदालतों में वक्फ को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार के प्रावधानों का भी दावा किया जा रहा है। हद यह है कि तमिलनाडु के एक पूरे के पूरे गांव को ही वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दिया, जिसमें एक 1500 साल पुराना हिंदुओं का मंदिर भी है। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया। सूरत के नगर निगम पर भी वक्फ ने अपनी संपत्ति होने का दावा ठोक दिया। ज्ञानवापी विवादित परिसर के संदर्भ में भी वक्फ की दावेदारी सुनने में आती है। अब इन सबसे परे महत्वपूर्ण बात क्या है? इन संशोधनों का नतीजा यह हुआ है कि आज इस देश में जमीन के मामले में तीसरी सबसे समृद्ध अगर कोई व्यवस्था है तो वो वक्फ की व्यवस्था है। पहले नंबर पर सेना, दूसरे नंबर पर रेलवे और तीसरे नंबर पर वक्फ। तो तय है कि इसको लेकर अब बहस काफी छिड़ी हुई है। एक तरफ देश में दलील यह दी जाती है कि मुसलमानों की स्थिति बेहतर नहीं है, वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन के शिकार हैं। और दूसरी ओर वक्फ जो मुसलमानों के संदर्भ में संपत्तियों की देखरेख करता है, वो मालामाल हुआ जा रहा है। उसकी संपत्तियों में पिछले 9 सालों में गजब का इजाफा हुआ है। तो कुल मिलाकर आज अगर भारत सरकार इसके संदर्भ में संशोधन लेकर आ रही है तो वस्तुतः मुसलमानों की बेहतरी के लिए संशोधन आ रहे हैं या मुसलमानों को ठीक कर देने के लिए यह व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जैसे ही यह बात जानकारी में आई है, बयानों की झड़ी लगी हुई है। एक तरफ वो लोग हैं जो बता रहे हैं कि कुल मिलाकर मुसलमानों को कुचलने के लिए एक और उपक्रम किया जा रहा है। दूसरी तरफ दावा है कि जो बरसों से, दशकों से
सदियों से पिछड़ेपन के शिकार हुए हैं, उनकी जीवन में बेहतरी लाने के लिए ये संशोधन लाए जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ में डॉक्टर सलीम राज हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है, छत्तीसगढ़ हज कमेटी के प्रमुख रहे, ऑल इंडिया हज कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के नवनियुक्त मेंबर भी हैं। लोग बोलते हैं कि आगे चल के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। हमारे साथ महबूब अहमद साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वक्फ बोर्ड के जानकार हैं, उनको अपने खासतौर पर अपने कार्यक्रम में जोड़ा है। ऐसे जब भी नाजुक विषय होते हैं तो हमारे स्थायी अतिथि होते हैं अतीकुर रहमान साहब, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे बहुत भरोसेमंद साथी हैं। जब भी नाजुक मसले होते हैं, बेबाक राय रखने के लिए हम अतीकुर रहमान साहब को याद करते हैं। और इन सबके बीच में जो ऐसे मसलों पर निशाने पर रहती है, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुत कम नेता हैं जब ऐसे नाजुक मसलों पर टीवी बहस में हिस्सा लेने का साहस जुटा पाते हैं। उनमें से एक है प्रताप भानु शर्मा, कांग्रेस पार्टी का बेहद संजीदा और गंभीर चेहरा, भरोसेमंद चेहरा भी मान सकते हैं, कई बार के सांसद हैं। वो हमारे आग्रह पर विशेष तौर पर इस चर्चा में मौजूद है। आप हम हरियाणवी अब 24 घंटे बिजली पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। हिंदू मुसलमान की नफरत करने में लाओ और ज्यादा करके देखते हैं। जैसे कभी मदरसों को छेड़ देते हैं, कभी दरगाहों को छेड़ देते हैं, कभी किसी और चीज को छेड़ देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। तो इनकी सोच ये है कि शायद हिंदू वापस आएगा। हिंदू वापस आने वाला नहीं है। हिंदू इनकी राजनीति को समझ गया। जिस तरह से राम मंदिर को लेकर इन्होंने ड्रामा किया है और उसका राजनीतिकरण किया है, उस धार्मिक स्थान का जिस तरह इन्होंने राजनीतिकरण किया है और जिस तरह से उनको भुनाने का काम किया है, वो हिंदू भाई समझ गया है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए। और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। मैं मानता हूं कि ये जरूरी है और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन देश के हित में भी है और खुद जो है वक्फ के हित में भी है। देखिए, कुछ लोगों की आदत है हर समावेशी सुधार पर, हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार। अब ये लोग तो इसके एक बहुत ही पुराने जो है वो खिलाड़ी बन गए कि कोई भी अगर समावेशी सुधार होगा उस पर सांप्रदायिक वार करेंगे। तो सबके अपने दावे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं आदत है समावेशी सुधार के संदर्भ में भी सवाल उठाने की। दूसरी तरफ ओवैसी कह रहे हैं भाजपा और आरएसएस का तो एजेंडा ही है, वक्फ उनके निशाने पर है, वो अपनी मंशा के अनुरूप काम कर रहे हैं। पर महत्वपूर्ण बात यह कि जब वक्फ बोर्ड अस्तित्व में आया था अधिनियम, उस समय 52,000 संपत्तियां थी देश भर में। 2009 तक के संदर्भ में ये आंकड़ा 3 लाख संपत्तियों का था। पर 2024 जब हम बात कर रहे हैं, वक्फ के पास जो देश भर में 30 बोर्ड हैं, उनकी कुल संपत्तियों की संख्या 8,72,000 हो चुकी है। अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ जब भी कार्यक्रम में होते हैं, मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक दुर्दशा को लेकर बेहद चिंतित रहते हैं। तो अतीकुर रहमान साहब क्या कहते हैं, यह सुधार मुसलमानों को और बदतर कर देगा या यह सुधार पहले हो जाना चाहिए था? जो प्रस्ताव सरकार लेकर आ रही है जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और भी कई तरीके के प्रावधान बताए जा रहे हैं, आपकी दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है रहमान साहब, क्या कहते हैं आप? जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अभी पूरा मसौदा हमारे सामने नहीं आया है जी, तो हम नहीं जानते कि क्या इसके अंदर अच्छी बातें हैं, क्या बेनिफिट मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें से मिलने वाला है। अमेंडमेंट होना जरूरी है और आपके दर्शकों की जानकारी के लिए ये बात सामने आना जरूरी है कि 1930 से लेके अब तक के वक्फ एक्ट के अंदर 2 दर्जन बार अमेंडमेंट हो चुके हैं जी। और ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस बात का कि ये 24 बार लगभग जो अमेंडमेंट हुए हैं डॉक्टर साहब,
इस अमेंडमेंट से, इन अमेंडमेंट से सरकार का दखल वक्फ बोर्ड के अंदर बढ़ा है और बढ़ा है और बढ़ा है। जी। कम्युनिटी एज सच, पूरा मुस्लिम समाज एज सच, इस मुस्लिम समाज को ये वक्फ एक्ट के अमेंडमेंट से कोई लाभ हासिल कभी भी नहीं हुआ है। जी। इसके साथ साथ में ये बात जरूरी है कि जितने भी वक्फ बोर्ड है हमारी मुल्क के अंदर, वो वक्फ बोर्ड अपने गले तक के करप्शन में डूबे हुए हैं। जी। आए दिनों हम सुनते हैं, आए दिनों जब हम कोई प्रॉपर्टी लेने जाते हैं, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं, कि भाई एक फ्लैट खरीदने गए, एक बिल्डिंग खरीदने गए, एक वैकेंट प्लॉट खरीदने गए, मालूम पड़ा कि भाई ये प्लॉट आप नहीं खरीद सकते क्योंकि ये तो वक्फ बोर्ड का है। उसकी छानबीन की गई तो मालूम पड़ा इतने कोर्ट केसेस उसके ऊपर लागू हुए, इतने कोर्ट केसेस में उलझा हुआ है, ये बात तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार इसका रियल ओनर है कौन। जी। और इसी के तहत एक जमाना ऐसा हुआ कि उसको वक्फ बोर्ड ने हत्या लिया। सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब कि आखिर ये वक्फ है क्या? जी। मुस्लिम कम्युनिटी, जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जब कभी कोई ऐसा महसूस करते हैं परिवार, वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास क्योंकि हमारी प्रॉपर्टीज का पुरसाने हाल कोई नहीं है, जी। तो हम इसको अल्लाह की राह में इसको वक्फ कर दे, दान कर दे, ताकि मुस्लिम कम्युनिटी उसको इसका फायदा पहुंचे। इसके तहत वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड बने हुए हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उसमें स्टेट का पावर बढ़ा है। जी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसका चेयरमैन अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसके मेंबर्स अपॉइंट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बर्खास्ती का पावर्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो आखिर जैसा आपने कहा, मुस्लिम कम्युनिटी को क्या कभी इसका फायदा पहुंचा? जीरो फायदा पहुंचा। जी। अब अगर कोई मोदी सरकार इसके अंदर, और ये बात भी बहुत अहम है, वो मोदी सरकार इसके अंदर अमेंडमेंट लाने की कोशिश कर रही है जो पहले ही कम्युनिटी को डिक्लेयर कर चुकी है कि ये घुसपैठियां हैं और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। जी। तो अधिकृत साहब, बड़ी दिलचस्प बात हो गई ना ये। तो आपको ये पूछना चाहता हूं अतिकुर रहमान साहब, जो लोग ये दावा करते थे कि हमने तो मुसलमानों की बेहतरी के लिए तमाम काम किया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल, समाजवादी पार्टी वगैरह, और वो वक्फ बोर्ड का गठन भी किए, उसको ताकतवर भी बनाने की कोशिश की, सुधार भी किए या संशोधन किया आपके शब्दों में, इसके बावजूद भी अतिकुर रहमान साहब जैसा स्कॉलर ये कह रहा है कि वक्फ के कारण मुसलमानों को 0% फायदा हुआ। अब इसमें मोदी सरकार जो बदलाव के संदर्भ में प्रावधान कर रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान तो इसी रूप में है कि इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा रही है। प्रस्ताव है कि 2 सदस्य महिलाओं के रूप में वक्फ बोर्ड में अनिवार्यता शामिल होंगी। क्या कहते हैं आप? जिस मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी चेहरे के रूप में देखा जाता है, उसके द्वारा उठाए गए कदम मुसलमानों की जिंदगी में कुछ बेहतरी ला देंगे, ऐसी उम्मीद? जी डॉक्टर साहब, अब समझ में आया आपका प्रश्न। देखिए, कांग्रेस को तो हमेशा से मैंने ये कहा है आपके प्रोग्राम्स के ऊपर भी कि वोट बैंक के अलावा मुस्लिम कम्युनिटी को कोई उन्होंने फायदा नहीं पहुंचाया है, सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। मैं आपका ध्यान उसी तरफ दिलाना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकारों में जो वक्फ के चेयरमैन बने, जो उसके मेंबर बने, उन्होंने हमारी आंखों के सामने क्रोनी कैपिटलिज्म को वो जमीनें बेची जो कि वक्फ की जमीनें थी। मैंने भी पूरे सर से पैर तक डूबे हुए हैं ये सारे कमीशन। कांग्रेस ने कोई भला नहीं किया है। अब हम कैसे तवक्को करें कि जो बीजेपी की सरकार, जो कि आरएसएस की गाइडलाइंस पे चलने वाली सरकार है, ये कैसे हमारा भला सोच रही है? ये ना मसौदा अगर मुस्लिम कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने वाली, जैसा कि आपने कहा, वेलकम स्टेप है, वो मेंबर्स, वुमेन मेंबर्स वेलकम स्टेप है, लेकिन जो ये छलावा था वो भी एक छलावे के तौर पर हमारे सामने आया है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। छलावे के रूप में आशंका है अतिकुर रहमान साहब को, लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी के द्वारा तमाम दलीलें दी जाती हैं उसे निशाने पर ले रहे थे अतिकुर रहमान साहब। प्रताप भानु शर्मा जी, आपकी स्थिति पर कई बार मुझे बड़ा अजीब सी, क्या टिप्पणी करूं, समझ ही नहीं आता है। इधर से भी गए और इधर से भी गए। क्या कहते हैं आप?
ऐसे ऐसे उपक्रम आपने किए जिनके लिए कि वो कहते हैं कि आपने 1% भी फायदा इन कामों से नहीं पहुंचाया, और दूसरी तरफ सारी तरह से लानत मलानत आपकी इस बात को लिए होती है कि आपने जो कुछ किया केवल इनके भले के लिए किया, इनको ही ध्यान में रखकर किया, वोट सुनिश्चित करने के लिए किया। वक्फ बोर्ड की कहानी भी कमोबेश इसी तरफ आ रही है। क्या कहते हैं आप? नहीं, आपने ही तो सब कह दिया, अब हमें कहने को क्या रह गया? अब आप हो तो कुछ आप भी कह ही लीजिए। अतीकुर रहमान साहब ने कह दिया कि कुछ कांग्रेस ने किया ही नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सब कांग्रेस अल्पसंख्यक को मुस्लिम समुदाय के लिए ही करती है। अब इस तरह की बातें तो ये राजनीतिक देश भावना से ही प्रेरित रहती हैं। मैं तो साफ कहता हूं कि आज ये मुद्दा है नहीं देश के सामने जी। और जिस तरह से ये समाज को धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर बांटना चाहते हैं और ये वैमनस्य आपस में पैदा करना चाहते हैं, ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडे का वही हिस्सा है। और ऐसे ही लगता है जैसा अपनी बातों के दौरान अतीकुर रहमान साहब ने भी कहा, ओवैसी जी ने भी कहा कि इस समय इन सब बातों से ध्यान भटक, समस्याएं जो है महंगाई की, बेरोजगारी की, नीट के पेपर लीक की, संसद लीक की, आप राम मंदिर में लीक की, जितना लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, उससे ध्यान आकर्षित करने चलो डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेज लोग जब खतरे में देखते थे उनकी गद्दी को, तब इसी हथियार का, इसी फार्मूले का उपयोग करते थे। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। और जब वक्फ बोर्ड में राज्य सरकारें नॉमिनेट करती हैं, भारत सरकार नॉमिनेट करता है, अच्छे लोग उसमें आए, पढ़े लिखे योग्य मुस्लिम समुदाय में लोग हैं जो चीफ जस्टिस तक पहुंचे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे हैं, जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर भी रहे हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर भी रहे राज्यों के, उन लोगों को वक्फ बोर्ड में रख के उसका सुधार क्यों नहीं किया जा सकता? अच्छा ये बताइए प्रताप भानु जी, आपको इस बात का लेके कोई रंज है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है? देखो हमसे ये वाला काम नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। जो 40 संशोधन है उनमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन ये बताया जा रहा है कि 2 महिला सदस्यों का होना बोर्ड में अनिवार्य रहेगा। अब आप 1954 से लेकर 2014 तक अनगिनत बार सरकार में रहे, एक महिला की हिस्सेदारी वक्फ बोर्ड में सुनिश्चित नहीं कर पाए। प्रताप भानु जी इस बात को लेकर कुछ शर्मसार है कि नहीं कि हाँ हम में ये दिमाग नहीं रहा, हमारी ये दृष्टि नहीं रही, हमारी ये सोच नहीं रही, हम ये उपक्रम नहीं किए? कुछ है इस बात का, या इसके लिए भी नरेंद्र मोदी को ही दोषी ठहराना चाहते हैं? नहीं, शर्मसार तो नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए जी कि 10 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं इसको जी प्रभावी बनाने के लिए। जी इसके वक्फ बोर्ड के गठन के आजादी के बाद जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स थे जी उसकी पूर्ति के लिए 10 साल में कुछ नहीं किया। और फिर अब जो अमेंडमेंट्स ला रहे हैं, इसको इन्होंने किस फोरम पे चर्चा करी? किन विद्वानों से, या इनके जो वक्फ बोर्ड के जो दूसरे जिम्मेदार लोग हैं, धार्मिक जो प्रतिनिधि हैं, और जो अतीकुर रहमान साहब जैसे और दूसरे जो नुमाइंदे हैं, सांसद हैं, इनसे बैठकर विचार विमर्श करके संशोधन क्यों नहीं किया जा सकते? अच्छा एक बार बताओ प्रताप भानु जी, 10 साल में नरेंद्र मोदी ने नहीं किया, इस बात को लेकर आप बहुत नाराज हैं, पर 60 साल 55 साल आपका राज रहा, आपने क्या किया? अतीकुर रहमान साहब तो इस बात पर भी नाराज है कि आपने जब से बनाया उसके बाद में वक्फ बोर्ड ने कुछ भला नहीं किया मुसलमानों का। इसको लेके क्या बोलते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य है वो आपने और अतीकुर रहमान साहब ने पहले ही कह दिया है कि जो लोग समाज सेवा के लिए अपनी संपत्ति या उनको कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो वो एक ट्रस्ट है, एक कस्टोडियन है ऐसी प्रॉपर्टीज का, और समाज के लिए काम करने का वो एक फोरम है जी। उसका उपयोग सरकारों को करना चाहिए था। यदि हमारी सरकार में भी इस काम पे कमी रही तो हम उसको कोई वाहवाही नहीं करेंगे। हमें तो ये देखना होगा कि वक्फ बोर्ड के एम्स ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी हमें ये तो बताए नहीं कि 60 साल में वक्फ बोर्ड ने क्या उल्लेखनीय काम किए। लेकिन मेरे साथ में महबूब अहमद साहब हैं। महबूब साहब जानकार आदमी है, महबूब साहब थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ना। वक्फ बोर्ड क्या किए? दूसरों की संपत्ति पर कब्जा किए, इस रूप में वक्फ बोर्ड को देखे देश में, या मुस्लिम समाज में जो जरूरतमंद लोग थे उनका जीवन संवारने का काम वक्फ बोर्ड ने अस्तित्व में आने के बाद से किया, इस रूप में देखें, या कुल मिला के जो संपत्तियों के संदर्भ में गिद्ध दृष्टि लगाए रहते हैं उनके मददगार के तौर पर वक्फ बोर्ड काम करता रहा। थोड़ा आप दृष्टि दीजिए ना, वक्फ बोर्ड को हम किस रूप में देखें?
मैं आपका शुक्रिया अदा करूं, आपने मुझे जोड़ा अपने साथ। ये बार बार जो एक बात वक्फ बोर्ड की हो रही है जी, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है जी, और इसके तहत हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बना हुआ है। लिहाजा अमेंडमेंट वक्फ बोर्ड में नहीं हो रहा है, अमेंडमेंट सेंट्रल एक्ट में हो रहा है। जी, पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि बोर्ड का कंडक्ट जो भी है, जी, बोर्ड ने क्या किया, तो बोर्ड को हर चर्चा के सिलसिले को दोबारा से शुरू करते हैं मेरे साथ। चर्चा के तहत कोशिश रहेगी एक नए स्वरूप में आपके बीच में आने की, उन ज्वलंत मुद्दों पर बात करने की जो देश और दुनिया के लिहाज से महत्वपूर्ण है। वो विषय जिनके अलग अलग मायने खोजने की जरूरत है, वो विषय जिसे मुझे और आपको दोनों को समझने की जरूरत है, वो विषय जो समाज को प्रभावित करते हैं, वो विषय जिनके माध्यम से हम आने वाले समय के लिए उम्मीद ठीक बताऊं माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा से नॉन स्टॉप लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाई मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। इंक्रोचमेंट है उसके बारे में लाए, 13 के अमेंडमेंट्स आए, टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आते हैं। अमेंडमेंट्स आर नॉट बैड, वो एक पैसेज ऑफ टाइम का एक एक्सपीरियंस होता है जब ये लगता है कि नहीं चलिए कर देना चाहिए। दिन वक्फ बोर्ड के कंडक्ट से वक्फ एक्ट की तुलना नहीं करनी चाहिए। वक्फ बोर्ड जो है इज अ कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट ऑफ द एक्ट। एक छोटा सा एक स्टेट में एक हिस्सा है, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। और जहां तक ये कहना कि साहब बोर्ड अपना दावा पेश कर देता है, बोर्ड ऐसा कोई दावा पेश ही नहीं कर सकता जब तक उसके रिकॉर्ड्स में पिछले 50 सालों से फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, जब तक कि वो अपने रिकॉर्ड में उसमें एक रजिस्टर मेंटेन होता है, 37 कहलाता है वो। पहली चीज तो ये हो गई। अच्छा, ये तो वो प्रॉपर्टीज की बात मैं कर रहा हूं कि जो लोगों ने अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज डेडिकेट की टुवर्ड्स वक्फ, कि ये मैं वक्फ कर रहा हूं, उसमें दो नेचर है। एक वक्फ अल औलाद है जो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए उन्होंने वक्फ किया, उसमें कुछ चैरिटेबल पोर्शन भी ऐड किया, अदरवाइज वक्फ इनवैलिड हो जाता है। और एक ये है कि प्योरली चैरिटेबल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1938 ऑनवर्ड्स या शायद और पहले से स्टेट गवर्नमेंट हमेशा सर्वे कराती रही अपनी एजेंसीज से। 1938 इज वेरी रिलेवेंट। ये 1938 का पूरा स्टेट नोटिफिकेशन होता है, सर्वे कमिश्नर्स होते हैं, असिस्टेंट सर्वे कमिश्नर्स होते हैं, वो अदालतें लगाते थे। वो अदालतें लगाने के बाद प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करते थे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टीज बोर्ड में दर्ज होती हैं। बाय द पैसेज ऑफ टाइम ये सर्वे कंटिन्यू कर रहा है, ये बाद में भी सर्वे टाइम टू टाइम 10 साल पे 15 साल पे स्टेट गवर्नमेंट सर्वे कराती है। जितने नए एक्ट वक्फ क्रिएटेड पाए जाते हैं जो बोर्ड में दर्ज नहीं है, वो उसको गजट नोटिफिकेशन करा करके बोर्ड को भेज देती है कि ये सूची को आप अपने यहां दर्ज कीजिए। अब उसमें देखिए बहुत सी जगहों पे मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है, वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत से ओल्ड डीड्स हैं जो बोर्ड में किसी वजह से दर्ज नहीं हो पाई। तो वो एक पूरा ताना बाना है ये कहना कि बोर्ड ऐसा करता है। तो वो एक इंडिविजुअल एक्ट और कंडक्ट हो सकता है, वो सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन नहीं हो सकता कि इसकी वजह से आप एक्ट में अमेंडमेंट करें। क्योंकि मेरे 2-3 सवाल हैं। आपने काफी बार इस बात को कहा, अधिनियम है, अधिनियम के तहत प्राप्त शक्तियां हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल बोर्ड कर रहा है, तो बात बोर्ड ऐसा कर रहा है इसी के रूप में कही जाएगी। आपने कहा कि संपत्तियां पहले से निर्धारित हैं। 2018 में सुन्नी वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश ने ताजमहल पर दावा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेज मांगे, वो दस्तावेज दिए नहीं गए, लेकिन दावा किया गया था। आंकड़ा यह बताता है
कि 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्तियां हैं वो तकरीबन 3 लाख हैं और आज की तारीख में जो संपत्तियां पंजीकृत है, रजिस्टर्ड, वो 8,72,292 है। सवाल इस बात का है कि जिस मुस्लिम समाज की आर्थिक विपन्नता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, जिस मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन को लेकर मुद्दा गर्व रहता है, वहां दूसरी ओर मुस्लिम तबके से प्राप्त संपत्तियों के मामले में इतना इजाफा हो रहा है। यह विरोधाभास है, इस पर आपसे दृष्टि चाहिए। एक दूसरा जो कस्टोडियन है, ट्रस्टीशिप है, तो ट्रस्टीशिप किस बात के लिए है? इन संपत्तियों का किया क्या जा रहा है? क्या ये संपत्तियां समाज की बेहतरी में इस्तेमाल हो रही हैं या कुछ लोग अपनी बेहतरी के लिए इन संपत्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं? इस संदर्भ में आपका अनुभव क्या कहता है? इस पर थोड़ा दृष्टि देंगे, अब जैसा अनुभवी आदमी हमारे साथ है। हाँ, बस इसमें चूंकि दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आप वृद्धि की जब बात करते हैं कि ये कैसे इजाफा हो रहा है, तो आप स्टेट के सर्वे जितने भी हुए, 84 के हुए, 38 के हुए, तो स्टेट ये स्टेट गवर्नमेंट दर्ज किए जाते हैं और ये स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन कराती है, उसका पब्लिकेशन होता है गजट में। तो ये एक चीज को जरूर ऐड करें आपके स्टेट से आप सर्वे कब कब हुआ ये डिटेल्स ले लें। तो कई लाख औकाफ जो, अच्छा वो औकाफ क्या है? मस्जिद है, किसी ने जमीन खरीदी, साहब हम मस्जिद बनवाए देते हैं, या चंदे से कुछ लोगों ने जमीन खरीदी और जहां मस्जिद नहीं है उन्होंने वहां मस्जिद बनवाया। सर्वे में इन सारी चीजों को आइडेंटिफाई कराया जाता है, वो उसको दर्ज करते हैं। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है। और ये जो मोस्टली प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मोस्टली प्रॉपर्टीज आप अगर स्टेट सर्वे उठा लेंगे तो आपको फिगर फौरन ही मिल जाएगा कि किस सर्वे में स्टेट गवर्नमेंट ने कितने वक्फ दर्ज कराए बोर्ड में। कई लाख वक्फ होते हैं जो दर्ज होते हैं बोर्ड में, वो स्टेट में पब्लिकेशन होता है, बाकायदा गजट नोटिफिकेशन होता है और न्यायालय है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बोर्ड का कंडक्ट जो आप कहते हैं कि बोर्ड का कंडक्ट, या हम सभी लोग कहते हैं कि साहब बोर्ड का क्या कंडक्ट है, बोर्ड का एक एक कंडक्ट जो है वो वॉच करती है स्टेट गवर्नमेंट। मेंबर का, इंडिविजुअल मेंबर का क्या एक्शन है वो वॉच करती है, चेयरमैन का क्या कंडक्ट है वो वॉच करती है। स्टेट गवर्नमेंट को आप बहुत तकनीकी बात कह रहे हैं, जबकि मेरा व्यवहारिक सवाल है आपसे, क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो विशाल संपत्ति अकूत संपदा वक्फ के पास है, क्या उसने इस संपत्ति का इस्तेमाल समाज की बेहतरी के लिए किया? क्या आप इसे दलील के रूप में बता सकते हैं? सरकार जान सकती है, सरकार तो बहुत कुछ जान सकती है, पर सरकार की हालत क्या हमें दिखाई देती है। सरकार का काम है सुशासन देना और भ्रष्टाचार के रोज केस हम पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इस दलील के साथ में हम वक्फ को आकलन नहीं करते। आपका जातीय अनुभव, आपका अपना तजुर्बा और समाज की स्थिति, इन तीनों के मद्देनजर क्या आप बता सकते हैं कि वक्फ मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए काम करने में कामयाब रहा? जो भी जितनी भी पुरानी प्रॉपर्टीज थी वक्फ की, जो जमींदारियां थी या शहर में थी या जो किराएदारी में थी, तो हमेशा आज भी बेपनाह वक्फ जायदाद में जो टेनेंट्स रह रहे हैं, बड़े बड़े मकानों में हैं, आज भी उनके बड़े नॉमिनल रेंट है, जो जिससे एक वक्फ के टैक्सेस और जो रेवेन्यूज आते हैं वही पे नहीं हो सकते। अच्छा, बाद में कुछ गवर्नमेंट ने रेंट कंट्रोल से इन प्रॉपर्टीज को एग्जेम्प्ट किया। अब उसके बाद जब प्रॉपर्टी में जब रेंट के इजाफे की दरखास्तें दी जाती हैं, तो ये बोर्ड के मुतवल्ली जो अपॉइंट होते हैं, जो कमेटी ऑफ मैनेजमेंट अपॉइंट होती हैं, ये उनका काम है टू इनहांस द इनकम ऑफ द वक्फ, टू बेनिफिट द वक्फ। फर्स्टली पहले वक्फ सर्वाइव कर, द इनकम ऑफ द वक्फ टू बेनिफिट द वक्फ। फर्स्टली पहले वक्फ सर्वाइव करे उस इनहांसमेंट से, उसके टैक्सेस और ड्यूज वगैरह पे हों, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो चैरिटी में जाए जहां प्रोवाइड किया गया है। फाउंटेन हेड जो है वो पर्सनल लॉ है, पर्सनल लॉ से ये निकल के चीजें आ रही हैं। वक्फ एक्ट में ऐसा कोई ड्रास्टिक अमेंडमेंट होगा जहां पर्सनल लॉ हिट कर जाए, तो पर्सनल लॉ कहता है कि वाकिफ की मंशा जो है वो काम करेगी। वाकिफ की मंशा में चैरिटी भी है, वाकिफ की मंशा में लोगों को बेनिफिट भी दिया गया, वो इनकम उस प्रोपोर्शन में जो
दैट इज द रीजन और दैट मिला के महबूब साहब अपनी सारी तकरीर में हमें यह बता पाने में नाकामयाब हैं कि इस वक्फ की बेहिसाब संपत्ति से समाज को क्या लाभ हुआ। मुझे वापस अतीकुर रहमान साहब के पास आना है, पर उससे पहले मेरे साथ एक महत्वपूर्ण किरदार बैठा हुआ है। जिस भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी तौर पर देखा जाता है, उस भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा है डॉक्टर सलीम राज। ऑल इंडिया हज कमेटी के वाइस चेयरमैन रहे सलीम राज जी, छत्तीसगढ़ हज कमेटी के भी चेयरमैन रहे सलीम राज जी। और जिस वक्फ बोर्ड पर इतनी सब कुछ कवायद चल रही है, उसके नवनियुक्त मेंबर भी हैं सलीम राज जी। तो डॉक्टर सलीम राज जिस वक्फ के आप मेंबर बनाए गए हैं, उस वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन के संदर्भ में खबरें आई हैं। 40 की करीब संशोधन है। क्या कहते हैं आप, यह मुसलमानों की दशा सुधारने के लिए है या मुसलमानों को सुधार देने के लिए? ये गरीब मुसलमानों को न्याय देने वाला संशोधन कानून है जी। आज तक कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक समझी और भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को और गरीबों का, तलाकशुदा का और विधवा महिला का कैसा उत्थान हो, उसके लिए संशोधन लाया जा रहा है। वह बोर्ड ने आज तक कौन से हॉस्पिटल बनाए, खाली वह बोर्ड अपने प्रॉपर्टी बढ़ाने में लग गए, समाज हित में कोई कार्य नहीं करे। मैं अतीकुर रहमान जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं डॉक्टर साहब कि वक्फ बोर्ड खाली वो राजनीतिक अड्डा बन गया है और राजनीतिक अड्डा बनने के कारण जो मुतवल्ली थे वो कांग्रेस का प्रचार करने काम की, समाज के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया। आज संशोधन बिल आ रहा है, 1995 में नरसिम्हा राव जी ने 40 संशोधन हुआ था, उसका तो कोई विरोध नहीं किया उस समय। भारतीय जनता पार्टी संशोधन कर रही तो विरोध है। मनमोहन जी की सरकार में 30 संशोधन हुआ था, कोई विरोध नहीं हुआ। उन्होंने वक्फ बोर्ड के कितने पावर कम किए थे, आप पिछले 1923 का देख लीजिए, अभी का देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ये वक्फ बोर्ड को ताकतवर बनाना चाहती है। ताकतवर जो मुसलमानों के जमींदार है, जो जमीनों में कब्जा करके रखे, उनको दूर करना है और गरीब मुसलमान को कैसा उत्थान है उसके लिए कार्य किया जा रहा है। यह वक्फ बोर्ड न्याय देने का कानून है। वक्फ बोर्ड को जितना शक्तिशाली बनाया, किसके लिए बनाया है? खाली वो अपने राजनेताओं को खुश करने के लिए बनाया है और मुसलमानों के उत्थान के लिए एक काम नहीं हुआ है। अच्छा, एक बताइए, वक्फ अभी करता क्या है? आप जिस वक्फ के मेंबर बनाए गए, अभी वक्फ करता क्या है, थोड़ा बताइए आप। वक्फ बोर्ड की 7 लोग की और 11 लोगों की कमेटी होती है जी, और उसमें जो मुतवल्ली रहता है और जो निगरानी चंदा आता है जी, निगरानी चंदा आने के कारण वक्फ बोर्ड का संचालन होता है और समाज के उत्थान के लिए लगाना है, परंतु समाज के उत्थान के लिए कोई नहीं लगाती। कौन सी विधवा महिला को आज तक पेंशन दिया वक्फ बोर्ड ने? कौन सी तलाकशुदा महिला को पेंशन दिया? कौन से शिक्षा के क्षेत्र में वक्फ बोर्ड काम किया? एक काम नहीं किया। खाली वक्फ बोर्ड का अकाउंट का पैसा बढ़ते गया, समाज का काम नहीं किए। उसके बाद जमीन है, जमीन अपने चाहतों को बंदर बाट किए है जी। अधिकतर जमीनों में कांग्रेस के नेताओं का और जो मुस्लिम समाज के लीडर बने हुए उनका कब्जा है। आज 3000 रुपए एकड़ में मुंगेली में जमीन दे दिया गया है, 100 एकड़। ये बंदर बाट है, तो समाज का विकास कहां से हो जाए? आज 15,000 20,000 रुपए एकड़ कोई से भी खेत में मिल जाता है। बाकी चूंकि अपने चाहतों को देना है तो चाहतों को दे दिए। तो वक्फ बोर्ड एक राजनीतिक अड्डा बना चुका और कुछ नहीं है। तो मुझे अतीकुर रहमान साहब के पास जाना है, पर इतना सम्मान कांग्रेस का कर दिया और प्रताप भानु जी खामोश रह जाए, ठीक नहीं लगता। क्या कहते हैं प्रताप भानु जी? इसे चारागाह के रूप में आपने इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया वक्फ एक्ट अधिनियम के तहत, क्या कहते हैं आप? ऐसा आपने क्यों किया? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं, वक्फ बोर्ड का जो अधिनियम बना वो कांग्रेस ने बनाया और उस इरादे साफ थे, पर आदमी उसमें समय पर यदि गलत पहुंच गए और वो निगरानी नहीं कर पाए या रिजल्ट नहीं दे पाए तो उसकी कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है। अच्छा। और यदि वक्फ बोर्ड समाज के सब लोगों को, मुस्लिम समाज को एक ट्रस्टी के रूप में वक्फ बोर्ड को गठन किया है या एक कस्टोडियन के रूप में उसको बनाया है, तो उसका उद्देश्य तो पवित्र ही रहा। अब उसमें दोष बोर्ड ढूंढ रहे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं वक्फ बोर्ड के लिए। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर साहब हैं वही बताते कि 40 में से कितने संशोधन उन्होंने वक्फ बोर्ड के मेंबर होने के नाते सुझाए थे, और ये क्या संसद की कमेटी के सामने प्रस्तुत किया गया? यह संशोधन जो 40 लाए जा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा इन्होंने बीजेपी की सरकार ने या आरएसएस ने या भाजपा ने कभी मुस्लिम सांसदों से या स्कॉलर्स से
चर्चा करना भी उचित समझा। अच्छा एक बात बताओ प्रताप भानु जी, आप लोगों ने जो संशोधन किए थे वो तो बड़ी बातचीत करके किए होंगे ना, डिस्कस करके किए होंगे, सबके साथ राय मशवरा करके किए होंगे। इसके बावजूद भी आप कितनी आसानी से बोलते रहो भाई हमने तो ठीक नीयत से किया था, अब ठीक काम नहीं किया तो हम क्या करें। और हमारे साथ में महबूब अहमद साहब बैठे हैं, बोल रहे सब कुछ तो सरकार को करना था, सरकार को देखना था काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सब मान रहे काम ठीक नहीं हुआ है, पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। प्रताप भानु जी भी तैयार नहीं है, तो जिम्मेदार किसको ठहराएं? खुदा को कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हिमांशु जी भी तैयार नहीं होंगे, उनसे कहेंगे कि आप जिम्मेदारी लेने तैयार हो, आप भी तैयार नहीं होंगे। नहीं तो आप ऐसा अधिकार संपन्नता तो दिलाओ, हम तो चर्चा ही कर सकते हैं, तो चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा विश्लेषण दिया है, पूरी कार्य क्षमता, पूरे कार्य प्रणाली को उन्होंने बताया है, कैसे उस सरकार के अधीनस्थ ये काम करता है और ये अधिनियम कितने पावर्स किसको देता है, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के अधीन जो बोर्ड बनते हैं उसके बारे में समीक्षा होनी चाहिए, उसके बारे में रिपोर्ट लेनी चाहिए। और हमेशा जो रिपोर्ट जो मंत्रालय देता है, अल्पसंख्यक मंत्रालय देता है, उसने कोई रिकमेंडेशन करी क्या? और जो यदि कोई डिफेक्ट है या 9 लाख संपत्तियों का विवरण है उसमें, तो उसका जिलेवार तहसीलवार सर्वे करवा के एक रिपोर्ट तो बुलवा लो प्रशासन से, अपने कलेक्टर से बुलवा लो, अपने अधिकारियों से बुलवा लो, प्रदेश के वक्फ बोर्डों से ले लो। इसके बाद सबको बैठ के विचार विमर्श करके कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से आने वाले 4 प्रदेशों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए हिंदू मुस्लिम के आधार पर फिर डिवाइड करने की हिंदू मुसलमान के विभाजन को बढ़ाने की कोशिश में सलीम राज साहब कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे थे, उनका संक्षिप्त हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर अतीकुर रहमान साहब के पास चलते हैं। साहब आपको हर जगह राजनीतिक दिखती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र हित के लिए कार्य करता है, अच्छे को अच्छा इंसान बनाने का काम करता है। कांग्रेस सिर्फ आतंकवादी और उग्रवादी बनाने का काम कर रही है। अरे अब ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण हो गई सलीम राज जी, कांग्रेस कहां से आतंकवादी बनाने का काम कर रही है? एक ऐसा राजनीतिक दल जिसने कितनी ही कुर्बानियां दी, 2 प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री को जो है देश के लिए कुर्बान कर दिया, इस बार की टिप्पणी करना ठीक नहीं। दिग्विजय सिंह ने बोले थे लादेन भाईजान, लादेन जी, तो कांग्रेस की में की गई टिप्पणी को आप इस तरीके से व्यक्त कर रहे हो। बहरहाल अतीकुर रहमान साहब के पास चलते हैं, हमें विषयांतर नहीं करना है। अतीकुर रहमान साहब, 2 बातें आपसे करनी है। हम कई जगह दलील सुन रहे हैं, उसमें कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड ने किया क्या मजार बनवाने के अलावा, और वो मजार बनवाने का काम किया जो इस्लाम के अंतर्गत हराम है। इस्लाम मजारों के संदर्भ में अनुमति नहीं देता है। एक दलील तो ये आती है। दूसरा ये भी दलील दी जा रही है कि जितनी भी जगह मुस्लिम राष्ट्र हैं, जहां इस्लामिक व्यवस्थाएं हैं, वहां पर वक्फ नाम की कोई संस्था ही अस्तित्व में नहीं है। पता नहीं भारत में वक्फ संस्था क्यों गठित कर दी गई। इन दोनों पर दृष्टि दीजिए ना, क्या कहते हैं आप? जी, तो देखिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर सलीम साहब ने जो बातें हमारे सामने रखी जी, तो एक बात तो तय है कि बीजेपी और डॉक्टर सलीम साहब सारी चीजों को जानते हैं, भली भांति समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन सलीम साहब नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आए दिनों जब हम इस मामले के ऊपर दूसरे बीजेपी या आरएसएस के लोगों से जब चर्चा करते हैं जी, तो उनका तो एक ही मानना है कि भाई जैसा आपने कहा कि भाई ये है क्यों जी, ये आखिर ये वक्त एक्ट बना कि इसको खत्म करो, इसको नापैद करो, इसको उखाड़ फेंको जी। अब मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि आप पूछिए अपने माध्यम से इन लोगों से कि जो संपत्तियां मुसलमानों ने अल्लाह के नाम दान कर दी, अल्लाह हम कहते हैं ना डॉक्टर साहब आमतौर पे बैंकिंग सेक्टर के अंदर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जी, तो ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तरह सिर्फ कब्र बन के रह गई है, जहां से ना तो कोई लाभ हो रहा है और भी कम से कम इकोलॉजी को कुछ बेनिफिट तो देती है। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि देखिए आए दिनों सुप्रीम कोर्ट में जब टेम्पल ट्रस्ट का करप्शन के मामले जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को अच्छी तरह से गौरतलब करके उसके ऊपर रूलिंग क्या देती है कि जितना भी करप्शन है, जितनी भी गड़बड़ी है, जितना भी मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड्स है, उसको सरकार ठीक करे और टेम्पल ट्रस्ट को ये वापस दे दे जी।
हमारी सरकारों ने ये चाहा, जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता आए, अरे ये है क्यों, इसको खत्म करो, हिंदुस्तान में क्यों है, आखिर मंशा क्या है उसकी, इसको उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, क्योंकि कौम ने अपने मर्जी से कौम की भलाई के लिए अल्लाह के नाम ये डोनेट कर दिया। अब इसमें जो गड़बड़ी सरकार पा रही है, इसको ठीक ठाक करके कौम को वापस कर दे। अच्छा, बना गुस्सा हुआ देखो रहमान साहब, क्या है कि आप गुस्से में सिर ऊपर उठा देते हैं, माइक्रोफोन से आवाज गायब हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूं कि इस बार आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक मुझे ये बताएं कि इस वक्फ बोर्ड के अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव हैं, सरकार संसद में बिल प्रस्तुत करेगी, चर्चा होगी, चर्चा में कुछ संशोधन आ सकते हैं। अतीकुर रहमान साहब जैसा स्कॉलर इस वक्फ बोर्ड अधिनियम में किन सुधारों का हिमायती है? सरकार ने नहीं पूछा, कोई बात नहीं, हम तो अपने कार्यक्रम में आपसे पूछ ही सकते हैं, क्या होना चाहिए? माफी चाहता हूं, थोड़ा सा आज नेटवर्क भी प्रॉब्लम है, मेरे पास भी बहुत आवाज लेट होकर आ रही है। आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी, बहुत अच्छे से। जी, तो देखिए डॉक्टर साहब, कोई भी कानून बनाने से पहले मैं प्रधानमंत्री का वक्तव्य आपको याद दिला दूं जी। जब वो 2024 का चुनाव जीत कर आए तो आवाजें हल्की फल्की थी, बदले बदले सरकार नजर आ रहे थे, और बदले बदले सरकार ने हमको कहा था कि जो भी सरकार चलेगी वो सबकी सहमति से चलेगी। जी। तो ये वक्फ एक्ट लाना चाह रही है सरकार, तो सरकार ने कितने लोगों से मशवरा किया? जिस तरह से हम सुनते हैं कि भाई जब भी कोई संशोधन आ रहा है तो कमिटीज बनी, कमिटीज के सुझाव मांगे गए, नेट के ऊपर भी डाला गया, पब्लिक के भी सुझाव, ऐसा तो कोई नजर नहीं आता, पब्लिक सुझाव तो लिए नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए, हम सरकार है, सरकार अगर कोई संशोधन ला रही है, अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट जैसा कि मैंने कहा कि पहले की तमाम खामियों को पूरा कर दे, तमाम इस तरह की जो हटदर्मियां चेयरमैन इस्तेमाल करते थे, मेंबर्स इस्तेमाल करते थे, करप्शन का एस्पेक्ट खत्म कर दे। और इसीलिए मैंने जानबूझकर डॉक्टर साहब इन केसों का हवाला आपको दिया, टेम्पल ट्रस्ट का, जब कभी सुप्रीम कोर्ट में वो मामले गए हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये आई है कि जो गड़बड़ी है उसको सरकार ठीक करके टेम्पल ट्रस्ट को ये चीज वापस कर दे। जी, अगर ऐसा कोई अमेंडमेंट आ रहा है तो ये वेलकम स्टेप है। 2 वुमेन पैनल जो आ रहे हैं, मेंबर्स आ रहे हैं, वो भी वेलकम स्टेप है। तो अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि सुधार की जरूरत तो है, पर सुधार किस नियत से किए जा रहे हैं ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वक्फ के अंदर का भ्रष्टाचार पर रोक लगे, समाज की बेहतरी के लिए काम हो। लेकिन वो सब एक सवाल जो अनुत्तरित रह गया, मैंने पूछा था अतीकुर रहमान साहब से, मजार के संदर्भ, हम हरियाणवी अब हर घर नल से शुद्ध जल पाते हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। अगर कोई अपनी संपत्ति को दान कर देता है समाज के लिए, तो उसका प्रबंधन कैसे होता है? कोई दृष्टि दे पाएंगे आप हमें? महबूब साहब जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी अहमद साहब। हेलो जी महबूब साहब, आप ही से पूछ रहा हूं। हेलो, मुझे जवाब देना है। जी, देखिए, वक्फ का मैंने बहुत पहले कहा था, शायद मैं आपको प्रॉपर्ली बहुत कन्विंस नहीं कर पाया उस पॉइंट पे, कि हमारे यहाँ चूंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत हैं और ये डिटेक्ट होते रहते हैं, सर्वे होते रहते हैं, उससे निकल करके आते हैं। ये जो बोर्ड की ये बात बार बार हो रही है कि बोर्ड ने इतनी संपत्ति बढ़ा ली, बोर्ड नहीं बढ़ा सकता, अपनी एक इंच संपत्ति नहीं बढ़ा सकता। ये जो लोग डेडिकेट कर देते हैं उसको सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी अपने रजिस्टर में दर्ज कर लेता है। और जहां तक सवाल ये है कि वक्फ का, तो वक्फ के लिए ये 95 का एक्ट हो, हिंदुस्तान में कोई एक्ट हो या दीगर ममालिक में एक्ट ना हो, लेकिन हर जगह पे उसके एक मैनेजमेंट का कंसेप्ट जरूर होता है, क्योंकि हर एक वक्फ करता है। वक्फ कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान में हुआ हो, हर कंट्री में मिलेगा। ये कुरान से जनरेट हुआ है, लिहाजा फॉलोअर्स जहां जहां मुस्लिम्स हैं वो करते हैं, वहां वहां उनको मैनेजमेंट का एक तरीका है, वो उन्होंने अपने सिस्टम में उसको लगा रखा है
कि वो म्यूनिसिपैलिटीज करेंगी या कौन करेगा या कौन सी एजेंसीज करेंगी। एजेंसीज में भी डिफरेंट, बट मैनेजमेंट इज द सेम। मैनेजमेंट में ये है कि कोई ना कोई उसको मैनेज करेगा, कोई उसको लुक आफ्टर करेगा, कोई उसका कस्टोडियन होगा जी। तो कस्टोडियन का कंसेप्ट हर जगह है और हमारे यहाँ भी कस्टोडियन ही का कंसेप्ट। पर महबूब साहब, जो एक दलील अलग अलग स्तर पर आ रही है वो ये आ रही है कि वक्फ इस्लाम विरोधी काम कर रहा है, वक्फ मजारों का निर्माण करा रहा है, दरगाहें बनवा रहा है, जबकि इस्लाम में तो बुत परस्ती हराम है, इस्लाम में तो इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आपका क्या कहना है, कितना सच है कितना झूठ है इसमें? इट इज ऑल टुगेदर नहीं, ये वक्फ से रिलेटेड कोई इशू ही नहीं हो सकता। देखिए, वो एक संस्था है जो इसके मैनेजमेंट का इंतजाम करती है, बस नथिंग बियॉन्ड दैट है। और जहां तक आपने अभी अतीकुर रहमान साहब से एक सवाल किया था कि आप सजेस्ट क्या करेंगे, दैट इज वेरी हेल्दी क्वेश्चन जी, दैट्स वेरी हेल्दी क्वेश्चन। क्योंकि जो प्रॉपर्टी आपकी, मान लीजिए कि आपके पास 20 बीघा जमीन आपके पूर्वज आपको दे गए हों और वो आज भी वैसे ही इंटैक्ट हो इन मिड ऑफ द सिटी में, तो आप उस पर क्या करेंगे? आप प्रोसीड करेंगे कि उसमें कुछ डेवलपमेंट कराया जाए, कुछ कॉलोनाइजेशन हो जाए, कुछ मकानात बन जाए। एग्जैक्टली यही पोजीशन वक्फ की है। इनकी प्राइम लोकेशंस पे सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, वो डेवलप हो नहीं पा रही हैं। तो गवर्नमेंट के ये स्टेप्स जरूर होने चाहिए कि ऐसी प्रॉपर्टीज को डेवलप कराया जाए, किसी एजेंसी से, स्टेट एजेंसी से डेवलप कराया जाए। सारे एजेंसीज और कस्टोडियंस हैं उसके, डेवलपमेंट अथॉरिटीज परमिशन देगी, सब कुछ करेगा, लेकिन डेवलपमेंट पे फोकस करने से इंटायर सोसाइटी का भला है। डोंट कन्फाइन इट टू द मुस्लिम्स ओनली, इंटायर कम्युनिटी शैल बी बेनिफिटेड। बड़े महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं महबूब साहब कह रहे हैं कि जो संपत्ति समाज की बेहतरी के लिए लोग दान करके गए वो अनुपयोगी है, उसका उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा। क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिन्होंने समाज की बेहतरी के लिए अपनी संपत्ति छोड़ी उसका उस अनुसार समुचित इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए? क्या कहते हैं डॉक्टर सलीम राज साहब? वक्फ बोर्ड ने जो कार्य करा है, वक्फ बोर्ड खाली जमीनों को बढ़ाने का काम किया है और कुछ नहीं किया। समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं करा आज तक। एक मिनट सलीम राज साहब, ये बताओ, ये जमीन को बढ़ाने का काम कैसे किया? हमें महबूब साहब बार बार बता रहे हैं कि वक्फ 1 इंच जमीन नहीं बढ़ा सकता, और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख चेहरा है, इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहे हुए हैं, वो डॉक्टर सलीम राज हमारे बीच में बैठकर कर रहे हैं कि वक्फ ने किया क्या है? यही किया है, जमीनें बढ़ा ली। वक्फ बोर्ड ने जमीन ऐसा बढ़ाई कि जो अदला बदली होती है जी, जैसे महंगी जमीन है उसके बदले 3 एकड़ दे दिया, उसके बदले 5 एकड़ जगह ले लिया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने छत्तीसगढ़ और कई राज्यों में ऐसा अदला बदली जमीन होती है, क्योंकि महंगी जमीन है साहब, हमारी तो अनुपयोगी है, आप इसको ले लीजिए। वो 3 एकड़ जगह लिए, उसके जगह उन्होंने 7 एकड़ ले लिए, तो जमीन में बढ़ोतरी हुई है। बाकी वक्फ बोर्ड का और जो अच्छे कार्य के लिए दिए थे कि अंतिम समय में हम ये दे देंगे, हम हमारे गुनाह माफ हो जाएंगे, उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग होने के कारण वक्फ बोर्ड में आज ठेले, कोमचे, ये कौन काम कर रहा है? सिर्फ मस्जिद के कैंपस के आजू बाजू आप देख लीजिए, पान ठेले वाले मिल जाएंगे, चाय ठेले वाले मिल जाएंगे, कोई बड़ी दुकान वाले क्यों नहीं मिल रहा है? चूंकि वहां का जो मुतवल्ली है बोले 900 बिल्ली खा के हज को चला, मेरे बात से कोई बुरा भी लग रहा होगा तो कोई बात नहीं। उसके बाद वो समाज का मुखिया बन जाता है। मुखिया बनने के कारण वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को ला देता जिसे खाली खोमचे ये काम करना है, असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा हो जाता। आप मस्जिद कह रहे, फिर कहीं देख ली, रात को 2-3 बजे तक लोग घूमते रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में कभी कोई वक्फ बोर्ड कार्य नहीं कर रहा है। कोई हॉस्पिटल बनाना तो वक्फ बोर्ड ने हॉस्पिटल नहीं बनाया। क्या वक्फ बोर्ड ने कार्य किया? वक्फ बोर्ड के पीछे सरकार का करोड़ रुपया खर्च होना है, एक चेयरमैन के पीछे 5 से 7 लाख रुपए महीना खर्च होना है, वक्फ बोर्ड के मेंबर के पीछे 1 लाख रुपया खर्च होना है। तो वक्फ बोर्ड का अस्तित्व नहीं, इसके लिए तो एक नोडल अधिकारी बना दे और एक प्रशासक बिठा दे, और सब राज्यों में वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। जिस दिन वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा उस दिन मुसलमान समाज का विकास हो जाएगा। आज दलितों से भी हालत खराब। तो ये बात आपकी सरकार को समझ में नहीं आ रही, क्यों फिर जाके वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं? वक्फ बोर्ड खत्म करने का प्रस्ताव कब लेके आ रही है सरकार? धीरे धीरे सब होगा। मैं तो, मेरी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी को कि वक्फ बोर्ड में एक अधिकारी को बैठाना चाहिए। अधिकारी अच्छा काम कर सकता है राजनेताओं की अपेक्षा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर सलीम राज तो अलग ही रहा, पर उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड में ये नियुक्तियां व्यक्तियों का खेल ही बंद होना चाहिए। अधिकारी बेटा अधिकारियों से चलवाएं, पर अधिकारियों ने पहले देश का कौन सा बहुत भला किया हुआ है? अधिकारियों के करप्शन के संदर्भ में एसीबी, ईडी, इनकम टैक्स छापे मार मार के परेशान है। अब वक्फ बोर्ड में भी अगर ये संस्थाएं पहुंची तो फिर एक अलग बवाल बच जाएगा।
पर महत्वपूर्ण बात क्या है? बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस्लाम के संदर्भ में तमाम खामियों को लेकर सवाल उठाते हैं, पर इस्लाम के संदर्भ में इस प्रावधान को देखिए जिसमें वक्फ है, जिसमें जकात है, जो भी एक समृद्ध किस्म के मुसलमानों उनके संदर्भ में अपेक्षा की गई है कि आप अपनी कमाई का एक निश्चित हिस्सा समाज की बेहतरी के लिए दान दें। समाज की बेहतरी के लिए, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को मानते हुए तमाम मुसलमानों ने अपनी संपत्ति को समाज हित के लिए दान दिया है, वक्फ किया है। उस संपत्ति को अगर हम सहेज नहीं पा रहे और समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो यह हमारी नाकामी है, यह हमारा नकारापन है, यह हमारी काहिली है। इस चीज को बदलना चाहिए। अगर हम बार बार इस बात को तमाम मंचों से उल्लेखित करते हैं कि इस देश में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी अशिक्षित है, मूलभूत सुविधाओं से महरूम है, तो जिस ट्रस्ट के पास 8 लाख एकड़ जमीन हो, जिसके पास 9 लाख से ज्यादा संपत्तियां हो, उस समाज के तबके के लोग बुनियादी जरूरतों के संदर्भ में भी महरूम हो, सुविधाओं के संदर्भ में, तो इस पर वाकई शर्म भी आनी चाहिए और तब्दीली भी आनी चाहिए। तो सरकार के द्वारा लाए जा रहे संशोधन मुस्लिम समाज की बेहतरी की दृष्टि से काम करेंगे या कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान के भेदभाव को और बढ़ा देंगे? सवाल महत्वपूर्ण है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस ज्वलंत मुद्दे पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। सदा बड़ा।